अफसाना बिज्जू का सुरेंद्र प्रकाश। प्रेमचंद की कहानी का होरी इतना बूढ़ा हो चुका था कि इसकी पलकों और भौं तक के बाल सफ़ेद हो गए थे। कमर में खम पड़ गया था और हाथों की नसें सांवले खुरदुरे गोश्त में से उभर आई थीं। इस असना में इसके यहाँ 2 बेटे हुए थे जो अब नहीं रहे। एक गंगा में नहा रहा था कि डूब गया और दूसरा पुलिस मुकाबला में मारा गया। पुलिस के साथ इसका मुकाबला क्यों हुआ, इसमें कुछ ऐसी बताने की बात नहीं। जब भी कोई आदमी अपने वजूद से वाकिफ़ होता है और अपने इर्द गिर्द फैली हुई बेचैनी महसूस करने लगता है तो इसका पुलिस के साथ मुकाबला हो जाना कुदरती हो जाता है। बस ऐसा ही कुछ इसके साथ भी हुआ था और बूढ़े होरी के हाथ हल्के हत्थे को थामे हुए एक बार ढीले पड़े, ज़रा कांपे और फिर इनकी गिरफ्त अपने आप मजबूत हो गई। इसने बेलों को हाँक लगाई और हल्का फल ज़मीन का सीना चीरता हुआ आगे बढ़ गया। इन दोनों बेटों की बीवियां थीं और आगे इनके 5 बच्चे, 3 गंगा में डूबने वाले के और 2 पुलिस मुकाबला में मारे जाने वाले के। अब इन सब की परवरिश का भार होरी पर आन पड़ा था और इसके बूढ़े जिस्म में खून ज़ोर से गर्दिश करने लगा था। इस दिन आसमान सूरज निकलने से पहले कुछ ज़्यादा ही सुर्ख था और होरी के आंगन के कुएं के गिर्द 5 बच्चे नंगदड़ंग बैठे नहा रहे थे। इसकी बड़ी बहू कुएं से पानी निकाल निकाल कर इन पर बारी बारी उंडेलती जा रही थी और वो उछलते हुए अपना पिंडा मलते पानी उछाल रहे थे। छोटी बहू बड़ी बड़ी रोटियां बनाकर चंगेरी में डाल रही थी और होरी अंदर कपड़े बदलकर पगड़ी बांध रहा था। पगड़ी बांधकर इसने ताकचे में रखे आईना में अपना चेहरा देखा। सारे चेहरे पर लकीरें फैल गई थी। इसने करीब ही लड़की हुई हनुमान जी की छोटी सी तस्वीर के सामने आंखें बंद करके दोनों हाथ जोड़कर सर झुकाया और फिर दरवाजे में से गुजरकर बाहर आंगन में आ गया। सब तैयार हैं? इसने कदरी ऊंची आवाज़ में पूछा। हाँ बापू, सब बच्चे एक साथ बोल उठे। बहू ने अपने सरों पर पल्लू दुरुस्त किए और इनके हाथ तेज़ी से चलने लगे। होरी ने देखा अभी कोई भी तैयार नहीं था, सब झूठ बोल रहे थे। इसने सोचा ये झूठ हमारी ज़िंदगी के लिए कितना ज़रूरी है। अगर भगवान ने हमें झूठ जैसी नेमत न दी होती तो लोग धड़ाधड़ मरने लग जाते। इनके पास जीने का कोई बहाना न रह जाता। हम पहले झूठ बोलते हैं और फिर इसे सच साबित करने की कोशिश में देर तक जिंदा रहते हैं। होरी के पोते पोतियाँ और बहुएं अभी अभी बोले हुए झूठ को सच साबित करने में पूरी तुंद ही से जुट गई जब तक होरी ने एक कोने में पड़े कटाई के औजार निकाले और अब वो सचमुच तैयार हो चुके थे। इनका खेत लहलहा उठा था, फसल पक गई थी और आज कटाई का दिन था। ऐसे लग रहा था जैसे कोई त्यौहार हो। सब बड़े चाव से जल्द अज जल्द खेत पर पहुंचने की कोशिश में थे कि उन्होंने देखा सूरज की सुनहरी किरणों ने सारे घर को अपने जादू में जकड़ लिया है। होरी ने अंगूछा कंधे पर रखते हुए सोचा, कितना अच्छा समय आ पहुंचा है। न अहलमंद की दोस, न बनिए का खटका, न अंग्रेज़ की ज़ोर ज़बरदस्ती और न ज़मींदार का हिस्सा। इसकी नज़रों के सामने हरे हरे खोशे झूम उठे। चलो बापू, इसके बड़े पोते ने इसकी उंगली पकड़ ली। बाकी बच्चे इसकी टांगों के साथ लिपट गए। बड़ी बहू ने कोठरी का दरवाज़ा बंद किया और छोटी बहू ने रोटियों की पोटली सर पर रखी। बैर बजरंगी का नाम लेकर सब बाहर की 4 दीवारी वाले दरवाजे में से निकलकर गली में आ गए और फिर दाएं तरफ मुड़कर अपने खेत की तरफ बढ़ने लगे। गाँवों की गलियों गलियारों में चहल पहल शुरू हो चुकी थी। लोग खेतों को आ जा रहे थे। सबके दिलों में मुसर्रत के अनार फूटते महसूस हो रहे थे। सबकी आंखें पक्की फसलें देखकर चमक रही थी। होरी को लगा जैसे ज़िंदगी कल से आज ज़रा मुख्तलिफ है। इसने पलटकर अपने पीछे आते हुए बच्चों की तरफ देखा।
वो बिल्कुल वैसे ही लग रहे थे जैसे किसान के बच्चे होते हैं, सांवले मरेल से जो जेब गाड़ी के पहियों की आवाज़ और मौसम की आहट से डर जाते हैं। बहुएं वैसे ही थी जैसे कि गरीब किसान की बेवा औरतें होती हैं, चेहरे घूंघटों में छुपे हुए और लिबास की एक एक सिलोट में गरीबी जूं की तरह छुपी बैठी। वो सर झुकाकर फिर आगे बढ़ने लगा। गांव के आखिरी मकान से गुजरकर आगे खुले खेत थे। करीब ही रहट खामोश खड़ा था। नीम के दरख्त के नीचे एक कुत्ता बेफिक्री से सोया हुआ था। दूर तवीले में कुछ गायें, भैंसें और बैल चारा खाकर फनका रहे थे। सामने दूर दूर तक लहलहाते हुए सुनहरे खेत थे। इन सब खेतों के बाद ज़रा दूर, जब ये सब खेत खत्म हो जाएंगे और फिर छोटा सा नाला पार करके अलग थलग होरी का खेत था, जिसमें जोना पककर अंगड़ाया ले रहा था। वो सब पगडंडियों पर चलते हुए दूर से ऐसे लग रहे थे जैसे रंग बिरंगी कीड़े घास पर रेंग रहे हों। वो सब खेत की तरफ जा रहे थे जिसके आगे थल था, दूर दूर तक फैला हुआ, जिसमें कहीं हरियाली नजर न आती थी। बस थोड़ी बेजान मिट्टी थी जिसमें पाँव रखते ही धंस जाता था, और मिट्टी यूं बुरबुरी हो गई थी जैसे इसके दोनों बेटों की हड्डियां चिता में जलकर फूल बन गई थी और फिर हाथ लगाते ही रेत की तरह बिखर जाती थी। वो थल धीरे धीरे बढ़ रहा था। होरी को याद आया पिछले 50 बरसों में वो 2 हाथ आगे बढ़ आया था। होरी चाहता था जब तक बच्चे जवान हों वो थल इसके खेत तक न पहुँचे, और तब तक वो खुद किसी थल का हिस्सा बन चुका होगा। पगडंडियों का न खत्म होने वाला सिलसिला, और इस पर होरी और इसके खानदान के लोगों के हरकत करते हुए नंगे पाँव। सूरज आसमान की मशरकी खिड़की में से झांक कर देख रहा था। चलते चलते इनके पाँव मिट्टी से अट गए थे। कई इर्द गिर्द के खेतों में लोग कटाई करने में मसरूफ थे। वो आते जाते को राम राम कहते और फिर किसी अनजाने जोश और वलवले के साथ टहनियों को दरांती से काट कर एक तरफ रख देते। उन्होंने बारी बारी नाला पार किया। नाले में पानी नाम को भी न था बहने को। अंदर की रेत मिली मिट्टी बिल्कुल खुश्क हो चुकी थी और इस पर अजीब गरीब नक्शो निगार बने थे। वो पानी के पाँव के निशान थे और सामने लहलहाता हुआ खेत नजर आ रहा था। सबका दिल बिल्लियों उछलने लगा। फसल कटेगी तो इनका आंगन फूस से भर जाएगा और कोठरी अनाज से। फिर खटिया पर बैठकर बात खाने का मज़ा आएगा। क्या डकारें आएंगी पेट भर जाने के बाद, इन सब ने एक ही बार सोचा। अचानक होरी के कदम रुक गए। वो सब भी रुक गए। होरी खेत की तरफ हैरानी से देख रहा था। वो सब कभी होरी और कभी खेत को देख रहे थे कि अचानक होरी के जिस्म में जैसे बिजली की सी फुर्ती पैदा हुई। इसने चंद कदम आगे बढ़कर बड़े जोश से आवाज़ लगाई, अबे कौन है? और फिर सबने देखा उनकी खेत में पकी हुई फसल में कुछ बेचैनी के आसार थे। अब वो सब होरी के पीछे तेज तेज कदम बढ़ाने लगे। होरी फिर चिल्लाया, अबे कौन है रे? बोलता क्यों नहीं? कौन फसल काट रहा है मेरी? मगर खेत में से कोई जवाब न मिला। अब वो करीब आ चुके थे और खेत के दूसरे कोने पर द्रांती चलने की सड़ाप सड़ाप की आवाज़ बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। सब कदरे सहम गए। फिर होरी ने हिम्मत से ललकारा, कौन है हराम का जन्ना? बोलता क्यों नहीं? और अपने हाथ में पगड़ी द्रांती सूंत ली। अचानक खेत के परले हिस्से में से एक ढांचा सा उभरा और जैसे मुस्कुराकर इन्हें देखने लगा हो। मैं हूँ होरी काका, बिज्जू का। इसने अपने हाथ में पकड़ी द्रांती फजा में हिलाते हुए जवाब दिया। सबकी मारे खौफ के गुट्टी गुट्टी सी चीख निकल गई। इनके रंग जर्द पड़ गए और होरी के होंठों पर गोया सफ़ेद पेड़ी सी जम गई। कुछ देर के लिए वो सब सकते में आ गए।
اور بالکل خاموش کھڑے رہے۔ وہ کچھ دیر، کتنی بھی، ایک پل، ایک صدی یا پھر ایک یگ، اس کا ان میں سے کسی کو اندازہ نہ ہوا، جب تک کہ انہوں نے ہوری کی غصہ سے کانپتی ہوئی آواز نہ سنی۔ انہیں اپنی زندگی کا احساس نہ ہوا۔ تم بجو کا، تم، ارے تم کو تو میں نے کھیت کی نگرانی کے لیے بنایا تھا، بانس کی پھانکوں سے، اور تم کو اس انگریز شکاری کے کپڑے پہنائے تھے جس کے شکار میں میرا باپ ہانکا لگاتا تھا، اور وہ جاتے ہوئے خوش ہو کر اپنے پھٹے ہوئے خاکی کپڑے میرے باپ کو دے گیا تھا۔ تیرا چہرہ میرے گھر کی بیکار ہانڈی سے بنا تھا، اور اس پر اسی انگریز شکاری کا ٹوپا رکھ دیا تھا۔ ارے تو بے جان پتلا میری فصل کاٹ رہا ہے۔ ہوری کہتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا، اور بجو کا بدستور ان کی طرف دیکھتا ہوا مسکرا رہا تھا، جیسے اس پر ہوری کی کسی بات کا اثر نہ ہوا ہو۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچے انہوں نے دیکھا فصل ایک چوتھائی کے قریب کٹ چکی ہے، اور بجو کا اس کے قریب درانتی ہاتھ میں لیے کھڑا مسکرا رہا ہے۔ وہ سب حیران ہوئے کہ اس کے پاس درانتی کہاں سے آ گئی۔ وہ کئی مہینوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ بے جان بجو کا دونوں ہاتھوں سے خالی کھڑا رہتا تھا، مگر آج وہ آدمی لگ رہا تھا، گوشت پوشت کا ان جیسا آدمی۔ یہ منظر دیکھ کر ہوری تو جیسے پاگل ہو اٹھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے ایک زوردار دھکا دیا، مگر بجو کا تو اپنی جگہ سے بالکل نہ ہلا۔ البتہ ہوری اپنے ہی زور کی مار کھا کر دور جا گرا۔ سب لوگ چیختے ہوئے ہوری کی طرف بڑھے۔ وہ اپنی کمر پر ہاتھ رکھے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سب نے اسے سہارا دیا، اور اس نے خوف زدہ ہو کر بجوکا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تو مجھ سے بھی طاقتور ہو چکا ہے بجوکا، مجھ سے، جس نے تمہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا اپنی فصل کی حفاظت کے واسطے۔ بجوکا حسب معمول مسکرا رہا تھا، پھر بولا، تم خواہ مخواہ خفا ہو رہے ہو ہوری کاکا، میں نے تو صرف اپنے حصے کی فصل کاٹی ہے، ایک چوتھائی، لیکن تم کو کیا حق ہے میرے بچوں کا حصہ لینے کا؟ تم کون ہوتے ہو؟ میرا حق ہے ہوری کاکا، کیونکہ میں ہوں اور میں نے اس کھیت کی حفاظت کی ہے۔ لیکن میں نے تو تمہیں بے جان سمجھ کر یہاں کھڑا کیا تھا، اور بے جان چیز کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ یہ تمہارے ہاتھ میں درانتی کہاں سے آ گئی؟ بجوکا نے ایک زوردار کہکہا لگایا، تم بڑے بولے ہو ہوری کاکا، خود ہی مجھ سے باتیں کر رہے ہو اور پھر مجھ کو بے جان سمجھتے ہو۔ لیکن تم کو یہ درانتی اور زندگی کس نے دی؟ میں نے تو نہیں دی تھی، یہ مجھے آپ سے آپ مل گئی۔ جس دن تم نے مجھے بنانے کے لیے بانس کی پھانکیں چیری تھی، انگریز شکاری کے پھٹے پرانے کپڑے لائے تھے، گھر کی بیکار ہانڈی پر میری آنکھیں، ناک، کان اور منہ بنایا تھا، اسی دن ان سب چیزوں میں زندگی کلبلا رہی تھی، اور یہ سب مل کر میں بنا، اور میں فصل پکنے تک یہاں کھڑا رہا، اور ایک درانتی میرے سارے وجود میں سے آہستہ آہستہ نکلتی رہی، اور جب فصل پک گئی وہ درانتی میرے ہاتھ میں تھی۔ لیکن میں نے تمہاری امانت میں خیانت نہیں کی۔ میں آج کے دن کا انتظار کرتا رہا، اور آج جب تم اپنی فصل کاٹنے آئے ہو، میں نے اپنا حصہ کاٹ لیا۔ اس میں بگڑنے کی کیا بات؟ بجوکا نے آہستہ آہستہ سب کہا، تاکہ ان سب کو اس کی بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ سب سازش ہے، میں تمہیں ایک دن کا بھی لے جانے نہیں دوں گا۔ ہوری چیخا، اور بجوکا مسکراتے ہوئے درانتی پھینک دی۔ گاؤں کی چوپال پر پنچایت لگی، پنچ اور سرپنچ سب موجود تھے۔ ہوری اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ بیچ میں بیٹھا تھا، اس کا چہرہ مارے غم کے مرجھایا ہوا تھا۔ اس کی دونوں بہویں دوسری عورتوں کے ساتھ کھڑی تھی، اور بجوکا کا انتظار تھا۔ آج پنچایت نے اپنا فیصلہ سنانا تھا۔ مقدمے کے دونوں فریق اپنا اپنا بیان دے چکے تھے۔ آخر دور سے بجوکا کھراما کھراما آتا ہوا دکھائی دیا۔ سب کی نظریں اس طرف اٹھ گئی۔ وہ ویسے ہی مسکراتا ہوا آ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ چوپال میں داخل ہوا، سب غیر ارادی طور پر اٹھ کھڑے ہوئے، اور ان کے سر تعظیماً جھک گئے۔ ہوری یہ تماشا دیکھ کر تڑپ اٹھا۔
इसे लगा जैसे बिजूका ने सारे गाँव के लोगों का ज़मीर खरीद लिया है, पंचायत का इंसाफ खरीद लिया है। वो अपने आप को तेज़ पानी में बेबस आदमी की तरफ हाथ पाँव मारता हुआ महसूस करने लगा। आखिर सरपंच ने अपना फैसला सुनाया। होरी का सारा वजूद कांपने लगा। इसने पंचायत के फैसला को कबूल करते हुए फसल का चौथाई हिस्सा बिजूका को देना मंजूर कर लिया और फिर खड़ा होकर अपने पोतों से कहने लगा, सुनो, ये शायद हमारी ज़िंदगी की आखिरी फसल है। अभी थल खेत से कुछ दूरी पर है। मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ, अपनी फसल की हिफाजत के लिए फिर कभी बिजूका ना बनाना। अगले बार जब हल चलेंगे, बीज बोया जाएगा और बारिश का अमृत खेत में से कोंपलों को जन्म देगा, तो मुझे एक बांस पर बांधकर खेत में खड़ा कर देना, बिजूका की जगह पर। मैं तब तक तुम्हारी फसलों की हिफाजत करूँगा जब तक थल आगे बढ़कर खेत की मिट्टी को निगल नहीं लेगा और तुम्हारे खेतों की मिट्टी बुरबुरी नहीं हो जाएगी। मुझे वहाँ से हटाना नहीं, वही रहने देना, ताकि जब लोग देखें तो इन्हें याद आए कि बिजूका नहीं बनाना, कि बिजूका बेजान नहीं होता। आपसे आप इसे ज़िंदगी मिल जाती है और इसका वजूद इसे द्रांति थमा देता है और इसका फसल की एक चौथाई पर हक हो जाता है। होरी ने कहा और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने खेत की तरफ बढ़ा। इसके पोते और पोतियाँ इसके पीछे थे और फिर इसकी बहुएं और इनके पीछे गांव के दूसरे लोग सर झुकाए हुए चल रहे थे। खेत के करीब पहुंचकर होरी गिरा और ख़त्म हो गया। इसके पोते पोतियों ने इसे एक बांस से बांधना शुरू किया और बाकी के सब लोग ये तमाशा देखते रहे। बिजूका ने अपने सर पर रखा शिकारी टोपा उतार कर सीने के साथ लगा लिया और अपना सर झुका दिया।